ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है अब। कोलैबोरेशन, प्रोडक्टिविटी का मतलब समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ें आप ऑटोमेट कर दी हैं। वर्क फ्लो किसे कहते हैं? किसी को मालूम है व्हाट इज़ वर्क फ्लो? ऑटोमेटिंग द वर्क फ्लो, आइडिया है कुछ थोड़ा सा? देखिए, वर्क फ्लो कहते हैं डॉक्यूमेंट का फ्लो होना। एक्चुअली डॉक्यूमेंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन मैंने कोई चीज़ बनाई और मैंने उसको अप्रूव कर लिया, तो मेरे बॉस के पास, ऐसे ही यूँ समझ लीजिए कि मैं डीएचएस उफ़ा में हूँ और मैं एक फैकल्टी मेंबर हूँ और छुट्टी अप्लाई करनी है मैंने। तो तरीका क्या है कि मैं छुट्टी की एप्लीकेशन लिखूँगा और मैं नबील को दे दूँगा, जो पीए हैं, वो देंगे चेयरमैन को। चेयरमैन अप्रूव करेंगे या डिसअप्रूव करेंगे। अप्रूव करेंगे तो वो चली जाएगी हायर अथॉरिटीज़ के पास, पीवीसी के पास चली जाएगी। पीवीसी अप्रूव कर लेंगे तो वीसी के पास चली जाएगी और वीसी अप्रूव कर देंगे तो एचआर में चली जाएगी। तो आप देख रहे हैं जो एप्लीकेशन है वो मूव हो रही है। ठीक है, अब मैं उसको सॉफ्टवेयर बना देता हूँ। सॉफ्टवेयर बनाया मैंने कि जनाब एक मैंने एप्लीकेशन खोली एचआर की, उसमें नाम लिखा, डेट लिखी और छुट्टी की दरखास्त लिखी। ठीक है ना? तो जब मैंने सेव किया ना उसको, तो वो डायरेक्टली ड्रॉप होनी चाहिए कहाँ पर? चेयरमैन के सॉफ्टवेयर में या चेयरमैन के। तो जब भी वो उसको खोलेंगे उनको ड्रॉप हो जाएगी। तो जितनी भी छुट्टियां हैं मेरी और लोगों की, वो उनके पास है। वो अप्रूव करेंगे तो पीवीसी के ड्रॉप बॉक्स में पॉपुलेट हो जाए। वो अप्रूव कर देंगे, डिसअप्रूव करेंगे तो मेरे पास आ जाए दोबारा से कि जनाब आपकी छुट्टी डिसअप्रूव हो गई। तो ये वर्क फ्लो है। तो इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट का फ्लो होना इज कॉल्ड वर्क फ्लो। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर मैंने टेस्टिंग कर ली है, सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर लिया है, तो कहाँ ड्रॉप होना चाहिए? वो डेवलप मेंटेनेंस टीम के पास चला जाए। इसी तरह से कोड वाले ने अगर कोड लिख लिया है और रिलीज कर दिया है या उसका जो भी है, तो वो इंटीग्रेट होके टेस्टिंग टीम के पास ड्रॉप हो जाए, तो वो ड्रॉप होना इज ए वर्क फ्लो। फिर टेस्टिंग टीम ने टेस्ट कर लिया है और अगर फेल हो रही है तो वो कहाँ जाएगी? डेवलपमेंट टीम में। अगर पास हो गई है तो वो मेंटेनेंस टीम में या ऑपरेशन टीम में चली जाए। तो ये देख रहे हैं आप, अगर ऐसा होगा तो छुट्टी डिसअप्रूव हुई तो मेरे पास आ जानी चाहिए, अप्रूव हुई तो आगे चली जानी चाहिए। तो ये दिस इज कॉल्ड वर्क फ्लो। तो जो भी मैंने दिखाया था वो समझ में आ रहा है ना कि वो चीजें खुद ब खुद हो रही हैं, ऑटोमेट हो रही हैं टूल्स उसको। फिर आखिरी चीज क्या है? कंटिन्यूसली मेजरिंग द एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। यानी एप्लीकेशन मैंने लगा दी है और कस्टमर यूज कर रहे हैं, तो मैं जरा देख रहा हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस लेस देन अ सेकंड होनी चाहिए थी। जो लोग लॉग इन कर रहे हैं उनको परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं है, वो आराम से लॉग इन कर पा रहे हैं, कोई एरर नहीं आ रहा। कोई एरर आएगा, कोई चीज इशू होगी तो फिर मैं बताऊंगा जल्दी जल्दी। तो सारी चीजें मुझे नजर आ रही है। ये ऑटोमेट करने से ह्यूमन एरर खत्म हो जाएगा, ऑटोमेट करने से चीजें क्विकली हो जाएंगी। ये बात नजर आ रही है, समझ में आ रही है कोई? तो डेवऑप्स थोड़ा समझ में आया। ये इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, किताब में नहीं है तो, लेकिन बहरहाल मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, डेवऑप्स क्या चीज़ होती है। क्लियर है ये बात? कोई चैलेंज तो नहीं है? अगर समझ में आ रहा है तो इसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देर से जब क्विज बनाऊंगा तो ये चीज़ें इसमें से पूछूंगा तो आपको रिटेन करना होगा। ठीक है ना? क्लियर है? कोई मसला है तो पूछिए, सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, सर ये चीज़ दोबारा से समझा दें। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट डेवऑप्स का स्टूडेंट्स? क्लियर हो रही है? कोई मुश्किल तो नहीं हो रही समझाने में, समझने में, एग्जाम्पल में? यस सर, क्लियर है सब। चलिए, थैंक यू आप लोगों का। ठीक है, तो ये फेजेस कितने होते हैं? 8 फेजेस होते हैं, इनको ऑटोमेट कर देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवऑप्स एंड एजाइल। अभी हम जरा देखते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी है। चाहे आप वाटरफॉल से करें, चाहे आप एजाइल से करें, कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दी और मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, टेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना, डेवलपमेंट कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ थी। तो टिपिकल कम्युनिकेशन जो होती है कस्टमर की, वो इस तरह से होती है। और ये वाली जो टीम है ये इनसे कांटेक्ट करती है। ठीक है ना? तो ये एक आइसोलेशन है, यानी डेवलपमेंट टीम एक अलग चीज़ है, ऑपरेशन एक अलग चीज़ है। तो जो एजाइल है वो ये वाले गैप को ख़त्म करता है, यहाँ बात ही नहीं करता ना। यानी ये हम बात कर रहे थे कि जल्दी होना चाहिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझ में आना चाहिए। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट कैसे समझ में आएगी? ये लोग साथ बैठे हुए हैं, डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं,
वाटरफॉल में क्या करते थे, डॉक्यूमेंट देते थे, या डॉक्यूमेंट नहीं देते, साथ बैठते हैं और हर 15 दिन बाद आपको चलता हुआ सॉफ्टवेयर देते हैं। तो ये वाला गैप तो खत्म हो गया, ठीक है ना। एजाइल एड्रेस द गैप इन कस्टमर एंड डेवलपर। तो ये कस्टमर है, ये डेवलपर है, लेकिन ये यहाँ तो कस्टमर नहीं है, ये तो ऑपरेशन टीम है। तो इसको खत्म करने के लिए हमें एजाइल से काम नहीं चलेगा, ये कुछ और है। तो ये क्या है, ये है डेवलपमेंट और ऑपरेशन का डिफरेंस। आप देख रहे हैं आप, ये वो मैंने लकीर हटा दी। तो डेवऑप्स एड्रेस द गैप बिटवीन डेवलपमेंट एंड आईटी ऑपरेशन कम्युनिकेशन। तो बात समझ में आ रही है? अगर आपसे पूछा जाए कि जनाब एजाइल में और डेवऑप्स में क्या फ़र्क है, तो मेक सेंस। ये वाली चीज़ जो है ये एजाइल एड्रेस करती है और ये वाली चीज़ डेवऑप्स करती है। अब चीज़ें बेहतर हो गई, जल्दी में मिलने लगी, ठीक है। क्लियर है बात? क्लियर हो रही है भाई? जी हो रही है, ठीक है। ठीक है, तो टूल्स हमने देख लिया है। ये मैंने बता दिया था कि जब आप चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं, ये जो मैंने अभी तकरीर किया उससे फैसिलिटेशन हो जाता है। राइट टूल यूज़ कर लें, देर आर 2-3 ऑप्शंस। तो जाहिर सी बात है आपकी टीम जैसे रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए 3-4 टूल हो सकते हैं। तो मैंने ज़्यादातर सेलेनियम देखा है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया है। तो जाहिर सी बात है जो चीज़ आप यूज़ करते हैं उसका इंक्लिनेशन होता है, तो आप कहेंगे जी सेलेनियम यूज़ करो, लेकिन कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। तो राइट टूल का मतलब है जो आपको आता हो, जिसको आप इस्तेमाल करें। और लोग तो ज़ाहिर सी बात है, एक टूल आता ही नहीं है तो फिर कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो टूल चेन, ये बात समझ में आ रही है? टूल चेन यानी वन पहला टूल, फिर दूसरा टूल, फिर तीसरा टूल, दरमियान में चेन टूटेगी तो वो मैनुअल हो जाएगा। तो टूल चेन ऑफ द टेक्नोलॉजीज हैज बिकम क्रिटिकल। तो डेवऑप्स के अंदर ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हम लोगों को सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, ऑटोमेट करते हैं, खुद अपने प्रोसेस को नहीं ऑटोमेट कर सकते। तो फिर अब पिछले 4 साल से 3 साल से क्या हुआ कि अपने ऑपरेशन को, यानी जो सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका है उसको भी ऑटोमेट कर दो। अब यूँ समझिए कि मैं बैंकिंग को सॉफ्टवेयर बना के दे रहा हूँ, बैंकिंग को ऑटोमेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने ऑपरेशन को ऑटोमेट नहीं कर रहा हूँ। तो अपने ऑपरेशन को भी ऑटोमेट कर लूँ, तो दैट इज डेवऑप्स। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ रही है? इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और दैट वाज द लास्ट स्लाइड। लेकिन ये कि हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि डेवऑप्स क्या चीज़ होती है और क्यों होती है और किस तरह से होती है, ठीक है ना। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं क्योंकि पुराने ज़माने का डेवलपर हूँ या टेक्नोलॉजी से हूँ, तो मैं सॉफ्टवेयर बनाने से मेरा ताल्लुक नहीं है, मेरा रिक्वायरमेंट से और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ताल्लुक है, बिकॉज ऑफ माई यू नो। लेकिन ये कि जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं और जो लोग अपने करियर में जाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, कोडिंग करेंगे, तो आप यहाँ पर हैं, है ना। यू आर, ये वो लोग हैं जो प्रोग्रामिंग से अपने करियर को शुरू करेंगे या फिर टेस्टिंग से अपने करियर को शुरू करेंगे ग्रेजुएट होने के बाद। तो आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है। और डेवऑप्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवऑप्स, ये ज़रूरी है आपको, ठीक है। तो अब अगर इंडस्ट्री से कोई सवाल पूछे, सॉरी 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 सॉरी, कि डेवऑप्स क्या होता है, तो फिर आपको ये बात पता होना चाहिए कि डेवऑप्स होता है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आप बोलें जी काम नहीं किया है, लेकिन ये वाली जो स्लाइड है इसको जरा गौर से देखिए, फिर जरा इन चीज़ों को सर्च कीजिए। जीरा क्या चीज़ होती है, और सेलेनियम क्या चीज़ है, और जेंकिंस क्या चीज़ है, इन तीनों को ज़रा देखिए और ज़रा इस पे सर को इन्फॉर्म कीजिए कि सर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। यहाँ तक समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कोई सवाल तो नहीं है? तो फिर मैं अटेंडेंस ले लूँ और 5 मिनट का ब्रेक कर लूँ, ठीक है। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर 5 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, फिर हम दोबारा से पढ़ेंगे। चलिए अटेंडेंस बोलते जाएंगे भाई। मोहम्मद अदील, Present, sir. अब्दुल्ला अहमद खान, Present, sir. मुकर्रम अहमद खान, Present, sir. मोहम्मद बिलाल, बिलाल, Present, sir. अब्दुल लतीफ खान, Present, sir. Bilal. जी मोहम्मद इम्तियाज, Present, sir.
अक्षय कुमार, अक्षय का मैसेज आ रहा है, ये तो हारिस मीर का आ रहा है। अक्षय की आवाज नहीं आ रही, चलिए नजर आ रहे मैं लगा देता हूँ। हाँ आपकी आवाज बहुत हल्की है। शाहिद मुस्तफा, शाहिद मुस्तफा का मैसेज आया, ठीक है। मोहम्मद मुजम्मिल खान, प्रेजेंट सर। सैयद अली शान हैदर, उमर शकील खान, प्रेजेंट सर। अब्दुल समद बोरा, Present. अब्दुल वाजिद, अब्दुल वाजिद, ठीक है। चलिए 2 लोग एब्सेंट हैं। चलिए हम दोबारा से लेक्चर की तरफ जाते हैं, फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे 5 मिनट के। अच्छा देखिए, मैं कुछ बातें आप लोगों से इन जनरल करना चाहता हूँ बिफोर आई स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर। वो ये कि आप लोगों का 5वां सेमेस्टर है और बहुत सारे चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे। तो ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला जो कोर्स है, ये इसको लाइटली नहीं लीजिए और सीखने वाली अप्रोच से सीखिए। यानी इसको पास होना मुश्किल इसलिए नहीं कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे मालूम है कि बच्चों को पास होना, तो मैं क्या करता हूँ नॉर्मली जब भी मेरा क्विज होगा या सवालात होंगे तो मैं इस तरह से बनाता हूँ कि 50% जो होता है वो बहुत आसान सवाल होते हैं, यानी जिसने पास होना है वो पास हो जाए, ठीक है ना। तो मैं नॉर्मली फेल होना मेरे कोर्स में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो मैं जरा ये तो जो लोग इधर उधर हैं वो जरा आ जाइए, हम नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं। और ठीक है, चलिए तो हम ये देखते हैं कि पिछले उससे कनेक्ट कर लीजिए कि प्रोसेस मैच्योरिटी क्या होती है। जो हमने अभी तक जो पढ़ा था पिछले 1-1.5 महीने में, वो ये कि जी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अच्छा प्रोसेस होना चाहिए। अच्छे प्रोसेस को हमने डिफाइन किया था इसमें गलती कम हो, तो गलती कम कब कैसे होगी और उसको कैसे सही करेंगे। अगर मैं बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस हूँ तो मुझे ये सारी बेसिक्स पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं आप में से कोई सिस्टम से रिलेटेड में जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्या है, वाटरफॉल क्या होता है, एजाइल क्या होता है और प्रोसेस मैच्योर कैसे होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें, तो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, उसने एक CMM का मतलब है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। तो हम ये देखेंगे मैच्योरिटी क्या चीज़ होती है और कैपेबिलिटी क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। C कैपेबिलिटी है, मैच्योरिटी M है। तो ये क्या चीज़ होती है ताकि आप उसकी टर्मिनोलॉजी आपको पता हो और आप बात कर सकें, ठीक है ना, जब इंटरव्यू में सवाल के जवाब दे सकें, ठीक है। तो हम ज़रा देखते हैं इन चीज़ों को। बिफोर आई स्टार्ट, मैं किसी बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में काम करूं या किसी छोटे से सॉफ्टवेयर हाउस में काम करूं, तो छोटा सा सॉफ्टवेयर जो 10-12 लोगों का होगा उसकी एक अलग कल्चर होगा। लेकिन एक सॉफ्टवेयर जिस तरह सिस्टम्स लिमिटेड है जो 30-35 साल पुराना है और 6,000 एम्प्लॉई हैं पाकिस्तान, दुबई, USA में, ठीक है। तो 6,000 एम्प्लॉई हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनके प्रोसेस बहुत मेच्योर होंगे। लेकिन इमेच्योर सॉफ्टवेयर हाउस क्या करेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि इन सॉफ्टवेयर हाउसेज में मुझे नहीं जाना चाहिए, या ये सॉफ्टवेयर कैसे पता चलेगा कि दिस इज इमेच्योर। तो इमेच्योर का क्या मतलब है? इमेच्योर का मतलब है कि जो इनके प्रोसेसेस हैं वो उसमें गलती हो सकती है, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, बस ये बनाते हैं, अभी फ्रेश ग्रेजुएट हैं या, ठीक है। तो इमेच्योर सॉफ्टवेयर हाउस क्या होता है? पहली चीज, रिक्वायरमेंट कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कागज पे लिख लिया, कागज गुम हो गया या जो बताया था वो दिमाग में था और फिर आके कोडिंग शुरू कर दी, तो रिक्वायरमेंट्स आर नॉट मैनेज्ड। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि जी रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यूज केस बनाना चाहिए, ये सारी चीजें। तो इफ रिक्वायरमेंट्स आर नॉट मैनेज, इसका मतलब है सॉफ्टवेयर हाउस मैच्योर नहीं है। नंबर 2 इज अनप्रेडिक्टेबल टेस्टिंग। व्हाट इज अनप्रेडिक्टेबल? प्रिडिक्टेबल तो ये ना कि मेरा एक तरीका कार है टेस्ट करने का, यानी जब भी सॉफ्टवेयर मुझे मिलेगा तो मैं टेस्ट केस बनाऊंगा हर स्क्रीन का, हर रिपोर्ट का। और
टेस्ट केस में ये 3 चीजें होंगी, क्या चीजें होंगी, स्टेप्स होंगे, डेटा होगा और रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट वही आया जो एक्सपेक्टेड है तो पास, अगर रिजल्ट वो नहीं आया जो एक्सपेक्टेड है तो फेल। ये अनप्रिडिक्टेबल नहीं है ना, ये वेरी डिफाइंड मेथडोलॉजी है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैसे करनी है, टेस्ट केस कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये वो वाली चीजें हैं जो मेच्योर सॉफ्टवेयर हाउस में होंगी। रिक्वायरमेंट कैसे लेनी है, कौन से टेम्पलेट से लेनी है, IEEE का फॉर्मेट क्या होता है, तो ये चीजें मालूम है आपको, ठीक है। नंबर 3 क्या है, क्वालिटी एक्टिविटीज आर सेक्रीफाइस। व्हाट आर क्वालिटी एक्टिविटीज? वो एक्टिविटीज, कोडिंग तो बहुत ज़रूरी है ना, लेकिन कोडिंग के अलावा भी प्रोसेस को फॉलो करना, टेम्पलेट को फॉलो करना, राइट आदमी का स्किल, ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। एक जगह मुझे एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, तो वो 1 हफ्ते की छुट्टी पे है तो मैंने किसी और को भेज दिया, तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। मेरा BA नहीं आया तो मैंने किसी को सीनियर प्रोग्रामर को भेज दिया, तुम जाके रिक्वायरमेंट ले लो, तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। रिक्वायरमेंट तो उस आदमी ने लेना चाहिए जिसको बिजनेस की नॉलेज होती है। ये सारी चीजें, प्रोसेस का ना फॉलो करना, ठीक है ना। अभी वो वाली चीजें कि अगर हो सकता है ना हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऐसा हो सकता है। इसको जरा समझिए कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं रोड के ऊपर, तो कहीं पुलिस वाला खड़ा होगा, लेकिन पुलिस वाला नहीं खड़ा होगा, तो कहीं सिग्नल होगा, ठीक है। तो सिग्नल पे रुकना जरूरी है ना, यू नीड टू फॉलो द रूल्स। तो अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर भी ऐसी है कि इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ठीक है ना। इम्पोज डेडलाइंस, इम्पोज डेडलाइन क्या है कि आपने रिक्वायरमेंट देखी और कस्टमर का कल्चर समझा और आपने कहा ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ना तकरीबन 8 महीने में बनेगा। तो जो मार्केटिंग के या बिजनेस डेवलपमेंट के लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं भाई 8 महीने नहीं है, 4 महीने में करके देना है। मैंने बात कर ली है, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये 4 महीने में दे दो, तो दिस इज इम्पोज्ड लाइन। तो अब वो 4 महीने में तो नहीं बन पाएगा ना, जो उसकी डेडलाइन है, जो उसका रीजनेबल टाइम। अब ये ठीक है कि 8 महीने नहीं तो 7.5 महीने में कर लो, 7 महीने में कर लो, लेकिन आधे वक्त में तो नहीं हो पाएगा ना। तो कुछ चीजें होती है जो नेचुरल ग्रोथ होती है। मसलन जैसे अगर आप के घर में मेहमान आए और आप तंदूर गए रोटी लेने, अब मेहमान बहुत देर से बैठे हुए हैं और आप निकले देर से थे, और आप तंदूर के पास जाके कहते हैं यार 50 रोटी चाहिए, 5 मिनट में दे दो, तो वो दे देगा आपको या नहीं देगा? दे देगा या नहीं दे देगा? ठीक है, तो पॉसिबली नहीं दे पाएगा, बात सही है, ठीक है ना, क्योंकि उसका एवरेज टाइम है ना बनाने का। तो यहाँ पर भी यही है कि जनाब सॉफ्टवेयर बनाने का टाइम है, आप इम्पोज नहीं करें। मैं जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, तंदूर वाला कहेगा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, तो आधा घंटा नहीं लगेगा, लेकिन 20 मिनट तो फिर भी लगेंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो 50 रोटियां 50 मिनट में बन जाए, क्योंकि मेरे पास ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, तो देयर हैज टू बी ए रियलिस्टिक टाइम, ठीक है ना। आखिरी वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट शुरू कर लिया, कैसे खत्म होगा, कौन करेगा, क्या होगा, बस शुरू कर दिया सर अल्लाह का नाम लेके हो ही जाएगा। दैट्स वेरी डेंजरस। इसका मतलब है आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं है, ठीक है। तो ये दीज आर द साइन ऑफ इमेच्योर सॉफ्टवेयर हाउस। तो आप लोगों को अपना करियर कहाँ से शुरू करना चाहिए? जो बहुत ही मेच्योर सॉफ्टवेयर हाउस हो, जो पॉपुलर नेम है, ठीक है ना। अब मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए, और आपको कॉन्टोर है, 10 पर्स है, सिस्टम सबमिटेड है, अवांजा है, ये वेरी पॉपुलर पुराने 10-10 15-15 साल पुराने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। तो चॉइस हो तो बड़े सॉफ्टवेयर हाउस से ज्वाइन करना चाहिए, चॉइस नहीं है तो फिर जहाँ नौकरी मिले वहाँ चले जाना चाहिए, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर हाउस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अप्लाई नहीं करता है। प्रोसेस मैच्योरिटी क्या होती है, जरा पढ़िए। पढ़ लीजिए, फिर मैं इनको समझाता हूँ, ठीक है ना। वर्ड तो वही है जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग और मेरी अंडरस्टैंडिंग में शायद फर्क हो सकता है। पहली लाइन कह रही है प्रोसेस मैच्योरिटी इंप्लाइज दैट इट प्रोड्यूस द सेम थिंग विच यू इंटेंड टू एवरी टाइम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, सॉफ्टवेयर को मैं जरा एग्जांपल समझाता हूँ खाने पीने की चीजों से।
आप बिरयानी बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इंटेंशन क्या है, बिरयानी, और उसका एक प्रोसेस है, ठीक है ना, जो भी है चावल मसाले गोश्त ये डालेंगे ये करेंगे, तो प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और प्रोसेस फॉलो करने के बाद जो बना वो बिरयानी नहीं थी, वो तो कुछ और ही चीज़ बनी थी, क्योंकि आप पहली दफ़ा बना रहे थे, फिर आपने फेंक दी, फिर आपने दोबारा से बनाई, तो वो थोड़ी सी बेहतर बनी लेकिन वैसी नहीं बनी। तो प्रोसेस मैच्योर नहीं था और मैं भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, बिरयानी, दैट इज़ माई इंटेंशन, लेकिन वो हर दफ़ा एक जैसी नहीं बन रही है, कभी अच्छी बन जाती है कभी ख़राब बनती है, ठीक है। तो कब अच्छी बनेगी, कब अच्छी बनेगी, जब प्रोसेस मैच्योर होगा और जब मैं एक्सपीरियंस होगा, ठीक है ना। तो मैं जब बनाता हूँ तो अच्छी नहीं बनती है, जब अम्मी बनाती है या बहन बनाती है तो अच्छी होती है। तो बात समझ में आ रही है, स्किल सेट एंड मैच्योर प्रोसेस, तो वही बनती है जो हम बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर में भी यही है, मैं वही बनाना चाह रहा हूँ जो कस्टमर बना रहा है, तो मेरा प्रोसेस और मेरा एक्सपीरियंस कभी सही बनती है, कभी मैं समझ ही नहीं आती है कस्टमर क्या कह रहा है, तो इसका मतलब है प्रोसेस मैच्योर नहीं है, मेरा स्किल सेट नहीं है। पहली वाली लाइन समझ में आई, सर ने एक्सप्लेन किया, तो डू यू अंडरस्टैंड, प्रोसेस मैच्योरिटी इंप्लाइज दैट अ प्रोड्यूस सेम थिंग, यानी हर दफा वो वही बने जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, उसमें गलती ना हो, उसमें वेरिएशन ना आए। नंबर 2 लाइन, producer must focus on reducing the variation around the target specification। इसका क्या मतलब है, टारगेट स्पेसिफिकेशन का मतलब यही है, ये है इंटेंशन। टारगेट स्पेसिफिकेशन क्या थी, बिरयानी, ठीक है, ये मेरी टारगेट थी, कौन सी, मिर्चों वाली, कौन सी, फलानी वाली, तो ये मेरे टारगेट स्पेसिफिकेशन थी ना, यानी ये मेरी स्पेसिफिकेशन है, ये बनाना है। वो बन गई तो मेरा प्रोसेस बहुत अच्छा है, वो नहीं बनी तो इसका मतलब है वेरिएशन आ गई। व्हाट इज वेरिएशन, वेरिएशन इज ए बग, वेरिएशन इज एन एरर। बनाना तो ये चाह रहे थे लेकिन वो बना नहीं, वो बन गया जो कस्टमर को नहीं चाहिए था, जो कस्टमर को नहीं चाहिए इज ए एरर। तो वेरिएशन इज एन एरर, तो वेरिएशन ना आए, वो प्रोसेस मैच्योर होना चाहिए और लोगों एक्सपीरियंस होने चाहिए, स्किल सेट होना चाहिए। ये समझ में आ रही है बात, प्रोसेस मैच्योरिटी का मतलब है वेरिएशन को कंट्रोल करना या वेरिएशन को रिड्यूस करना। सेकंड लास्ट लाइन, मैच्योर प्रोसेस प्रोड्यूस लेस डिफेक्ट, कैसे, वेरिएशन को कंट्रोल कर लेता है वो, ठीक है ना। अब जरा एग्जांपल समझिए कि अम्मी जब भी बिरयानी बनाती हैं तो अच्छी बनाती हैं, कैसे, लेस डिफेक्ट्स होते हैं, उनको मालूम है कितना मसाला डालना है, उनको मालूम है कितनी देर पकाना है, उनको मालूम है ये कैसे करना है, उनको मालूम है, तो उनको प्रोसेस का इतना एक्सपीरियंस है ना, 10 साल 15 साल 20 साल, इतना उनका प्रोसेस मैच्योर है कि उनको गलती नहीं होती है, ठीक है। हो भी जाती है तो वो उसको कंट्रोल कर लेती हैं, अच्छा थोड़ा सा ऐसा कर लो, थोड़ा सा पानी डाल लो, थोड़ा सा ज़्यादा पका दो, ठीक है। तो अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आ जाते हैं। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है तो रिक्वायरमेंट नहीं ली तो यहीं रुक जाओ, पहले जाओ दोबारा से ये समझ के आओ, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, अच्छा इसका डॉक्यूमेंट बना लो। एक एक्सपीरियंस आदमी बता देगा कि आपसे कहाँ गलती हो रही है, समझ में आ रही है। तो प्रोसेस का अच्छा होना, सर मैंने रिक्वायरमेंट ले ली, कहाँ लिया है सर, नोट्स बना लिए, डॉक्यूमेंट बनाया या नहीं बनाया, भाई बनाओ और उसको उसी फॉर्मेट में बनाओ। नहीं सर हो जाएगा मैं कर लूंगा, नहीं तुम बनाओ, बनाओ, ठीक है ना। कोई एक्सपीरियंस आदमी बताएगा कि ऐसा क्यों करना है। तो समझ में आ रही है कि प्रोसेस को फॉलो करना, टेम्पलेट को फॉलो करना, चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब जरा फिर पकाने वाली चीज़ पे आ जाते हैं। मैंने ज़बरदस्त बिरयानी बनानी है लेकिन मेरे पास जो चावल हैं वो ख़राब हैं, बर्तन मैला है, गोश्त सड़ा हुआ है, तो अच्छी बिरयानी बन जाएगी, बन जाएगी भाई, बनेगी या नहीं बनेगी, आती है किसी को बनानी या नहीं आती है। सवाल समझ में आ गया, सर ने क्या पूछा है और जवाब कोई बताए। मैंने ये पूछा है कि अगर मैं सड़ा हुआ गोश्त हो, मसाला पुराना हो और बर्तन धुले हुए ना हो तो क्या अच्छी बिरयानी बन जाएगी। नो सर। नो सर। नहीं सर, नहीं बन सकती। हाँ, तो इसका क्या मतलब है कि कुछ प्री रिक्विजिट हैं। तो इसी तरह से अगर सॉफ्टवेयर की टीम मेरे पास इन एक्सपीरियंस है, जिसको
कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ और इस तरह का काम नहीं हुआ और उन्होंने कभी अच्छे प्रोसेस को नहीं देखा, तो क्या पॉसिबिलिटी है? वेरिएशन आएगी, एरर आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनएक्सपीरियंस है, गलतियां होंगी और सही नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के अंदर आपको प्रोसेस और एक्सपीरियंस चाहिए बिफोर यू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं कि हम ये 3 लोग 4 लोग वाला सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे, बड़ी टीम होगी, 50 लोग, 100 लोग। अब मैं सिस्टम्स लिमिटेड की बात करूं, अवांजा की बात करूं, 500-500 लोग एक जगह बैठे हुए हैं। नर्सरी पे जाएंगे, अब जो सिस्टम्स का ऑफिस है, तो वहाँ 1,500 लोग बैठे हुए हैं। तो 1,500 लोग में से तुम क्या काम कर रहे हो, मैं क्या काम कर रहा हूँ, तुम टेस्टिंग करते हो, तो बड़े उसमें है ना, CMM लेवल 3 है, CMM लेवल 4 है, CMM तो आपने पढ़ा ही नहीं है CMM लेवल है क्या चीज़, और आपको पता ही नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। तब समझ में आ रही है वेरिएशन का मतलब है एरर, वेरिएशन का मतलब है बग। क्योंकि आप तो ये नहीं बनाना चाह रहे थे, बनाना तो कुछ और चाह रहे थे। आप तो चाह रहे थे कि तेज मिर्ची वाला हो, इसमें तो है ही नहीं, फलानी चीज़ हो, इसमें तो है ही नहीं। तो इसी तरह से कस्टमर भी कह रहा है, भाई मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था इस स्क्रीन पे ये होना चाहिए, तो आप समझे ही नहीं थे, समझे नहीं थे तो सही बनाया नहीं। तो समझना, रिक्वायरमेंट लेना, डॉक्यूमेंट करना, ये भी एक काम है, और फिर उसको बना के लाना, ये एक काम है। टारगेट स्पेसिफिकेशन लेना, पहले तो ये ना, टारगेट स्पेसिफिकेशन को लिख लो, बना लो, वेरीफाई करा लो, फिर एक तरीके से बनाओ। ये बात समझ में आ रही है? मेच्योरिटी का मतलब समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है बात? ठीक है, चलिए। तो आखिरी वाली चीज़ है क्वालिटी इज प्रिडिक्टेबिलिटी। अब इसमें एक छोटा सा काम ये करना है कि डॉक्टर डेमिंग और 14 पॉइंट्स ये लिख लें और इसको सर्च करेंगे। डॉक्टर डेमिंग वो है जिन्होंने जापान को आज बनाया है, ठीक है ना। तो वाइट हाउस में जो टेलीफोन लगे हुए हैं वो अमेरिका के बने हुए नहीं है, वो जापान के बने हुए हैं। तो जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बम गिराया था, तबाह हो गई थी, और ये वो मेहनती कौम है और डिसिप्लिन कौम है जो 5 साल में खड़ी हो गई और अमेरिका को टक्कर दे रही है अपनी प्रोडक्ट से, ठीक है। तो फाइनेंशियल हब अभी क्या चीज़ है? तो डॉक्टर डेमिंग कौन थे? 14 नुकात क्या थे? जैसे कायदे के 14 नुकात थे ना, पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो डॉक्टर डेमिंग के भी 14 पॉइंट्स हैं। तो 14 पॉइंट्स ऑफ डॉक्टर डेमिंग जरा सर्च करेंगे, उसको पढ़ेंगे, सर को भी बताएंगे क्या है। ये गुरु कहलाते हैं, क्वालिटी के गुरु कहलाते हैं डॉक्टर डेमिंग, ठीक है ना। और स्टैटिस्टिकल कंट्रोल का वर्ड आप सुनेंगे जब डॉक्टर डेमिंग का नाम आएगा। तो ये वो साहब हैं जो इन्होंने जापान को अपने पाँव पे 4-5 साल में खड़ा कर दिया। जापान एक छोटी सी जगह है जहाँ पर पूरी दुनिया से कचरा जाता है, प्लास्टिक जाती है, वो गाड़ी बना देते हैं, लोहा जाता है, उसको वो इंस्ट्रूमेंट्स बना देते हैं। मतलब छोटे छोटे आइलैंड हैं जहाँ तूफान आते हैं, बारिशें होती हैं, ठीक है। और हमारे पास इतनी बड़ी जमीन है, हमसे ना खेती बाड़ी हो रही है, ना चीजें बनाई जा रही हैं। तो क्यों है इतनी मेहनती कौम, डिसिप्लिन कौम? तो ठीक है, तो जरा पढ़िएगा इसको। तो क्वालिटी इज प्रिडिक्टेबिलिटी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि वेरिएशन इज द एनिमी ऑफ द क्वालिटी, यानी क्वालिटी में वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। अगर वेरिएशन आ रही है तो वेरिएशन इज ए बग, ठीक है। अब ये पूरी साइंस है, जब मैं क्वालिटी इंश्योरेंस पढ़ाऊंगा या मेरे से पढ़ा तो फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। बहरहाल इसको इस तरह ही रखिए, क्वालिटी इज प्रिडिक्टेबिलिटी, ठीक है। यानी प्रिडिक्टेबल का क्या मतलब है? अम्मी बनाएंगी तो अच्छी बनाएंगी और मैं बनाऊंगा तो अच्छी नहीं बनाऊंगा। ये बात सही है या गलत है? तो क्यों सही है और क्यों गलत है, ये हम थोड़ा सा जानेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? प्रोसेस मिच्योर का क्या मतलब है, जो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि इसमें एरर कम आए, एरर कम आए या वेरिएशन कम आए, जो हम बनाना चाहते हैं वो बनाए। आगे चलते हैं भाई, ये हिस्ट्री है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। अगर कोई आदमी बात करे तो 1980s में सॉफ्टवेयर, जब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यानी जो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, सॉफ्टवेयर बना रहे थे, F-16 F-17 का जब सॉफ्टवेयर बना रहे थे, उसमें बहुत एरर्स थे। इसी तरह से बैंकिंग के सॉफ्टवेयर में बहुत एरर थे। तो उन्होंने 50 PhDs को बिठाया कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में और कहा कि भाई अच्छा सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, ये बग क्यों आते हैं,
ठीक है ना, ये जो मसले जो हम बनाते हैं, एरर्स क्यों आते हैं, तो बैठो बताओ। तो इन्होंने प्रोसेस बनाया, उसको मैच्योर किया और उसको लेवल डिफाइन किए। तो वो 10 साल उनको लगे प्रोसेस को बनाने में। फिर वो आज से ना 90s में जब पब्लिश हुआ तो फिर वो यूज हो रहे हैं। तो हम उनकी चीज़ों से पढ़ के सीख रहे हैं। ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बना कहाँ, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में, कब, 1980 में, जब बहुत सारे लोग आप में से पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन वो 10 साल लगे उसको प्रोसेस बनाने में। तो ये उसकी हिस्ट्री है। ठीक है, जो उसको ज़्यादा शौक है वो ज़्यादा पढ़ ले, लेकिन बहरहाल उसको पढ़ना ज़रूरी है। पढ़िए क्या है CMM का कॉन्सेप्ट, क्या है मॉडल, क्या है, और पढ़िए। चलिए, अब जहन में रखें कि मैं 100-150 लोगों की टीम का पार्ट हूँ और मैंने एक बहुत ही कमर्शियल सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें गलती का चांस नहीं है और जल्दी जल्दी देना है। और एक बहुत मल्टीनेशनल को, बैंक को, सिटी बैंक को देना है। गलत हुआ तो मेरी गर्दन पकड़ी जाएगी, पैसे नहीं मिलेंगे और आइंदा कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, मैं बहुत बदनाम हो जाऊंगा। ये सारे बिजनेस के कंपटीशन है। अब मैंने बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर बना के देना है और जल्दी बना के देना है। तो व्हाट इज प्रोफेशनलिज्म। तो मेरी टीम बड़ी प्रोफेशनल हो, बहुत अच्छी तरह से बिहेव करे। अब समझ में आ रहा है कि मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस हूँ और मैंने सिटी बैंक में या मीज़ान बैंक में 5 लोगों की टीम भेजी है, तो उनका बिहेवियर, उनका कंडक्ट, क्या बड़े अच्छे लोग हैं, जल्दी जल्दी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, पूछते हैं, करते हैं। इसका मतलब है बहुत ही डिफाइन प्रोसेस है, डिफाइन चीज़ें हैं, पूछने का तरीका, नोट करने का तरीका, जिससे कस्टमर बहुत इम्प्रेस हो रहा है। या फिर वो कह रहा है इनको तो पता ही कुछ नहीं है, सुबह से आके बैठे रहते हैं, ना हमें बता रहे हैं, ना प्रोग्रेस बता रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं। ठीक है, एक ये तरीका हो सकता है। ठीक है, तो कस्टमर कब इम्प्रेस होगा, कस्टमर कब सेटिस्फाई होगा, जब मेरी रिक्वायरमेंट आप समझ जाएंगे, टाइम से सॉफ्टवेयर डिलीवर करेंगे। ठीक है, ये है थोड़ा सा। तो इसका मतलब है वो प्रोसेस हो, वो मैनेज्ड हो, डिफाइंड हो, हर एक को पता हो क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जो डिलीवरी हो उसमें क्वालिटी हो। क्वालिटी का मतलब है जो कस्टमर ने कहा था वो मेरी समझ में आ जाए। ये है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहले ऐसा नहीं हो रहा था। इसका मॉडल क्या है, इसका मॉडल है कि ऑर्गेनाइजेशनल इंप्रूवमेंट। एक आदमी की बात नहीं हो रही है, 2 आदमी की बात नहीं हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोसेस है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए।